गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, सेकेंड ईयर, बस अब आवाज ना आए। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्या चीज बताई गई थी? रासायनिक संगठन बता दिया गया था, है ना, इंटेस्टाइनल जूस का। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। नियंत्रण, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें नियंत्रण के बारे में, तो देखिए कहाँ नियंत्रण हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी आंत में। आंत में तो पढ़ रहे हैं ना, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे ही आपका काइल, क्या चीज? काइल। काइल आप लोग जानते हैं क्या होता है? यस और नो? नो। देखिए मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ। आप जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, तो उसमें जब लार मिल जाती है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लुगदी सी बन जाती है, उसको हम क्या बोल रहे थे? बोलस। बोलस को ईसोफेगस कहाँ लेके जा रहा था? स्टमक में। ठीक है, स्टमक से कहाँ जाती थी? ग्रहणी में। ठीक है, ग्रहणी में दो प्रकार के, अब याद रखिएगा, अब क्या था? स्टमक में क्या बन गई उसकी और अच्छे से लुगदी बन गई, उसको हम बोलते थे काइम। ठीक है क्लास? हो गया? आपके मुंह में जो बनता है दैट इज अ बोलस, स्टमक में होता है काइम। काइम जब आगे की तरफ ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी में दो प्रकार के रस उसमें मिलते हैं भोज्य पदार्थ में, एक तो पित्त रस और दूसरा अग्नाशयी रस, जिसकी वजह से भोज्य पदार्थ बहुत ज्यादा लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे थे? काइल। ठीक है, अभी ये काइल जो है जैसे ही ग्रहणी से कहा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, उसी दौरान आपकी आंत की जो सतही होती है, सतही आप समझते हैं ना, सरफेस एरिया की जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, सतही कोशिकाएं दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन स्टार्ट कर देती है, जिन्हें हम बोलते हैं एंटेरोक्राइनिन व ड्यूक्राइनिन। ठीक है ना, किस चीज का स्त्रावन स्टार्ट कर देती है? आपकी एंटेरोक्राइनिन और डियोक्राइनिन। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? ये दोनों जो आपके हार्मोन होते हैं, ये जाते हैं आपकी ठीक है लिबर कोहिन की प्रगुहिकाओं की तरफ। आप जानते हैं ये क्या होती है? मैंने जब आप लोगों को इंटेस्टाइन के बारे में बताया था, तो वहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, एक ब्रूनर सेल और दूसरी आपकी क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहिन, जिसे हमने क्या बताया था? दैट इज अ लिबर कोहिन की प्रगुहिकाएं। ठीक है ना, ये इन दोनों का ही किस चीज में यूज हो रहा था? आपके आंतरिक रस के स्त्रावन में, ये बताया था उस दौरान, है ना। तो अब होता क्या है, जैसे ही एंटेरोक्राइनिन और ड्यूरोक्राइनिन का स्त्रावन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये दोनों फिर स्रावित होते हुए कहाँ जाएंगे? लिबर कोहिन की प्रगुहिकाओं की ओर। और लिबर कोहिन की प्रगुहिकाओं का काम क्या होता है? आंतरीय रस का स्त्रावन करना। समझ में आया? तो इस तरह से आंतरीय रस का स्त्रावन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, इसमें किसी को परेशानी? ये बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंतरिक रस का हम नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का पाचन। यहाँ पर क्या चीज कंप्लीट हो चुका है? आप लोगों का पाचन। अब हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण।
एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ठीक, छोटी आंत तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग बात करेंगे अवशोषण के बारे में, ठीक। अवशोषण में आहार नाल हमारी स्टार्ट हुई थी बक्कोफेरेंजियल कैविटी से, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, क्योंकि मुख तो किसी काम का है नहीं, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें हमारी बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको चबाते हैं, हमारे दांत जो है वो चबाने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ पर अच्छा, इसको हिंदी में जो बोलते हैं इसको स्टार्ट में देख लेना, मैंने लिखवाया था, ठीक है ना। यहाँ से कुछ दवाइयां ही हैं जो, वो भी कुछ स्पेशल टाइप की दवाइयां ही होती हैं जो अवशोषित होती हैं, बाकी किसी प्रकार का अवशोषण यहाँ पर नहीं होता, ठीक। फिर हम बात करते हैं अपनी ग्रासनाल के बारे में, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेगस में तो पाचन भी किसी चीज का नहीं हो रहा था, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। अब ईसोफेगस से फिर कहाँ आता है हमारा आमाशय, ठीक। नेक्स्ट है आमाशय में, आमाशय द्वारा अवशोषण, ऐसे लिखना, ठीक है। तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि आमाशय द्वारा कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। तो पहली खास बात, यहाँ से अवशोषण होता है एक तो जल का, ग्लूकोज, दवाइयां, और साथ में कुछ जो लोग मदिरा पान करते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्कोहल, ठीक है ना। तो इन 4 चीजों का अवशोषण हमारे स्टमक के द्वारा होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हमारा, हम जो भी कुछ खाते हैं हमारे आमाशय में कितनी देर रहता है, 5 से 6 घंटे, उससे ज्यादा नहीं रहता, मैक्स टू मैक्स 5.5, उससे ज्यादा, ठीक है ना। तो 5 से 6 घंटे हमारा कहाँ रहता है, स्टमक में, और बल्कि किसी किसी बुक में तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही दिया होता है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या था, आप लोग जब भी पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ अमाउंट, हालांकि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही होता है तो आप लोग जानते हैं, है ना, छोटी आंत के द्वारा ही तो होता है अवशोषण जल का, लेकिन कुछ मात्रा में जल का अवशोषण आपके यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा आगे बात करते हैं। ग्लूकोज, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, लिख बाद में लेना, कि ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसका अवशोषण नहीं होता, मतलब आई मीन उसका पाचन नहीं होता, सॉरी पाचन, ठीक है। तो ग्लूकोज का कभी भी पाचन नहीं होता, ठीक है। हम लोग कभी ग्लूकॉन डी या कुछ ग्लूकोज देते हैं ना डायरेक्ट, उसका कभी पाचन नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है हमारे स्टमक के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी इंसान को चक्कर आते हैं तो उसको बहुत जल्दी क्या दी जाती है, ग्लूकोज दी जाती है ना। क्यों दी जाती है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर ग्लूकोज का पाचन नहीं होगा, कि 3-4 घंटे उसको पहले स्टमक में रहना है, तब उसको होश आए। यहाँ पे इंस्टेंट चीज की जरूरत होती है जिससे उसको एनर्जी मतलब इंस्टेंटली मिले, है ना। तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं, ग्लूकोज का डायरेक्ट हमारी आमाशय की जो सतह होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक वॉल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, इसीलिए इंसान को बहुत जल्दी होश आ जाता है ग्लूकोज के उससे, ठीक है, इसलिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। दवाइयां तो है ही है जिनका अवशोषण हमारे स्टमक के थ्रू होता है। नेक्स्ट है एल्कोहल, हाँ भाई, कुछ लोग जो मदिरा पान करते हैं, ठीक है, क्या अभी मदिरा पान कर रहे हैं, फिर इसका वो होगा पाचन, 4-5 घंटे बाद उनको नशा चढ़ता है क्या, नहीं, उनको बहुत जल्दी चढ़ता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से आमाशय की जो आपकी सतह होती है, जो आपकी वॉल है, उसके थ्रू बहुत जल्दी एल्कोहल कहाँ दे दिया जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना, बहुत जल्दी ब्लड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और ब्लड फिर हमारे पूरे सर्कुलेटरी में, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, ये रन कर रहा है, रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी नशा छा जाता है ना। अच्छा, कुछ लोगों को और भी जल्दी नशा चाहिए होता है एकदम इंस्टेंटली, तो क्या करते हैं वो लोग डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं अपने ब्लड में, वो पीते ही नहीं है, वो डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन का भी काम नहीं है।
इंजेक्ट किया नहीं कि वो तो बहुत जल्दी हमारे ब्लड के थ्रू क्या हो जाए, पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है, और उनको बहुत जल्दी नशा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 मार्क में कि स्टमक के थ्रू कौन कौन चीजें अवशोषित होती हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ 4 चीजों का ही होता है, इसके अलावा 5वीं चीज आप किसी भी बुक में नहीं पढ़ोगे, ठीक। सुनाई नहीं दिया? हाँ, ड्रग्स तो वही ना, वो तो खैर अच्छा, वैसे वाले ड्रग्स आप सूंघने वाली बोल रहे हो, सूंघने वाले का भी वही फंक्शन होता है, लेकिन वहां पर हमारे लंग्स काम करेंगे, क्योंकि लंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा, वो यही ब्लड में ही जाएगा। हमारा मेन काम किसी भी चीज का है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो ब्लड के थ्रू ही होगा, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमा नहीं कोई चीज कि बहुत जल्दी नशा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आमाशय, ठीक है, आमाशय तक तो क्लियर हुआ। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3rd पॉइंट, आंत्र द्वारा अवशोषण, ठीक है ना। तो क्लास अगर हम लोग, अच्छा लिख लो पहले, लिख लो पहले सर, फिर मैं रफ करती हूँ। सभी स्टूडेंट्स लिख लीजिए इस चीज को, फिर मैं रफ करती हूँ इसको। कितने स्टूडेंट्स ने बुक परचेज कर ली? कर ली, वेरी गुड। अभी नहीं की? घर पर ही होनी चाहिए, यहाँ मुझे नहीं जरूरत है, बट परचेज कर लीजिए। कुछ भी लो, पढ़ने के लिए मटेरियल होना जरूरी है। यहाँ जो पढ़ा दिया जाएगा ना, आज शायद आज कंप्लीट हो जाएगा डाइजेशन, तो घर जाके पढ़ लेना जो भी है आपके पास मटेरियल उससे, ठीक है, क्योंकि आप लोग साथ के साथ तैयारी करेंगे ज्यादा बेटर है। और ये इतनी वैसी भी नहीं है बहुत टफ चीज जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं जिसे। हो गया, गुड। नहीं हुआ? अच्छा, क्लास थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें, अगर कुछ चीज मैं मिस्टेक से गलत लिख जाती हूँ तो बता तो दिया करो। मैं तो एक्चुअली, मेरा तो ध्यान बोलने में ज्यादा रहता है, लिखती तो मैं वैसे ही हूँ, थोड़ा थोड़ा बता दिया करो, मैं ध्यान नहीं देती इतना। तो मेरा ध्यान चला गया इस पर कि ये तो गलत लिखा है। हो गया ना? अच्छा क्लास, आप लोग जानते हैं कि जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत, ठीक है ना, उसमें क्या मौजूद होते हैं? रसांकुर, ठीक है। रसांकुर के भी अंदर क्या मौजूद होते हैं?
सूक्ष्म रसांकुर, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि रसांकुर क्यों होते हैं? जानते हैं? जाहिर सी बात है, देखिए अगर आपकी ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहां से कोई भी भोज्य पदार्थ होकर जा रहा है, ठीक है, तो बहुत कम अमाउंट में उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या बना दूं मैं, इस तरह से कुछ रसांकुर का निर्माण कर दूं, तो जो भी भोज्य पदार्थ जाएगा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रसांकुर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है अवशोषण के लिए सरफेस एरिया प्रदान करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर की वजह से कम 600 गुना सतह बढ़ जाती है अवशोषण के लिए, कम से कम 600 गुना, ठीक है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए रसांकुर के अंदर भी सूक्ष्म रसांकुर हैं, इनके अंदर भी आपके ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, मतलब रक्त केशिकाएं, ठीक है, रक्त केशिकाएं मौजूद होती हैं। रक्त केशिकाओं की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से जो रक्त को लेकर जाती है उन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियोल, ठीक है ना। आर्ट्रियोल जो है वो उनको लेकर जाएंगी, जिन्हें हम धमनिकाएं बोलते हैं, एग्जैक्टली धमनिकाएं, ठीक है। धमनिकाएं तो रक्त को स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाएंगी, और यहां से कौन रक्त को फिर लेकर आता है, तो वो होती है वेन्यूल, मतलब शिरिकाएं, ठीक है। शिरिकाएं क्या करती हैं, वो रक्त को बाहर लेकर आती है। भाई रक्त के थ्रू ही तो आपका कोई भी चीज जो है, आप जो भी अवशोषित कर रहे हो भोज्य पदार्थ, वही तो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, किसके माध्यम से जाएगा, रक्त के माध्यम से ही जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रक्त को कौन लेकर आती है, तो धमनिकाएं, आर्ट्रियोल जिन्हें हम बोलते हैं। वहीं यहाँ से अवशोषित होने के बाद अब जो बाकी का रक्त रहता है उसको कौन लेकर जाती है, शिरिकाएं या फिर वेन्यूल, ठीक है। और ये वेन्यूल आगे चलकर यकृत के लिए क्या बना लेती है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, कभी सुना है इसका नाम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यकृत निर्वाहिमा उपतंत्र, यकृत निर्वाहिमा उपतंत्र बनाती है ये वेन्यूल, ठीक है। बता दिया जाएगा जब आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझिए कि यहाँ से रक्त को धमनिकाएं अंदर लेकर जा रही हैं और शिरिकाएं बाहर लेकर आ रही हैं, ठीक। अगर अब हम लोग क्लास बात करें तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ दो प्रकार की आपकी बेसिक, बहुत बेसिक टाइप की आपकी सेल्स मौजूद होती है, जिन्हें हम बोलते हैं लैक्टियल, लैक्टियल कोशिका कहें हम या वेसिकल, ठीक है। वेसिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिया ही नहीं है शायद यहाँ को, वाहिनी, ठीक है। लैक्टियल वाहिनी पाई जाती है और साथ में कुछ केशिकाएं वाहिनी पाई जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लैक्टियल वाहिनी के बारे में, ठीक है, तो लैक्टियल वाहिनी हमेशा से वसा का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करेंगी, वसा का। ये आप लोग लिख लीजिएगा साथ में, क्योंकि ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि वसा का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, तो वसा का माध्यम छोटी आंत की लैक्टियल कोशिका या वाहिनी के माध्यम से होता है, इसके माध्यम से होगा, ठीक है। इसके थ्रू वैसे नहीं होगा, ये नहीं करती है। कि अगर हम बात करें केशिकाएं वाहिनी की, तो ये आपकी कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन इनका अवशोषण करती है, ठीक है ना। समझ में आई, तो वसा का अवशोषण तो लैक्टियल वाहिनी के द्वारा हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का
आपका केशिकाएं वाहिनियों के द्वारा हो रहा है। लिखिए इसको, फिर 1 by 1 स्टडी करते हैं। हो गया? देखिए, फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, वसा का अवशोषण। ठीक है, अच्छा बस वसा के अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इस सबका ध्यान यहाँ हो। वसा पर कौन सा एंजाइम काम करता है जो इस फैट को तोड़ता है? बताइए। बस मैं पहली बार नहीं बता रही हूँ, बताएं। वसा पर कौन सा एंजाइम काम करता है? एग्जैक्टली, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, और किस किस में बदल देता है? मोनो व डाई ग्लिसराइड्स, वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बस देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें वसा की, तो वसा पर लाइपेज एंजाइम उसको 3 पार्ट से ब्रेक डाउन करता है, मोनो व डाई ग्लिसराइड में, वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में। आप लोग जानते हैं ग्लिसरॉल के बारे में उस दिन भी बात हुई थी। ग्लिसरॉल जो है वो जल में घुलनशील होता है ना। ये जल में घुलनशील होने की वजह से ये तो आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें, बेसिक है आपका ये वसीय अम्ल, ठीक है ना। वसीय अम्ल का जो अवशोषण होता है वो हमेशा से आपको देखने के लिए मिलेगा अणु भार के आधार पर। जो उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, उसके आधार पर इनका अवशोषण होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें आणविक भार के जो आपके वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, उनका तो आप लोगों का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? अग्र योजनी शिरा से।
ठीक है, एंटीरियर मेसेंट्रिक वेन के द्वारा कम आणविक भार के वसीय अम्लों का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें ऐसे वसीय अम्ल जिनका आणविक भार कैसा है, बहुत ज्यादा है, जो थोड़े से बड़े साइज के हैं, ठीक है, तो उनका अवशोषण हमेशा से सक्रिय परिवहन माध्यम के द्वारा होता है। ठीक है ना, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ा था, यस और नो, पढ़ा था। ठीक है, तो इन दोनों में मुझे कोई डिफरेंस बता सकता है सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में? एनीबॉडी जो मुझे बता सकता हो इन दोनों में अंतर क्या होता है? हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, कुछ बताएं, बताएं बताएं अंतर। जो आपका सक्रिय परिवहन होता है क्लास, इसमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है आपके सक्रिय में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें मिलती है एटीपी के द्वारा। किसके द्वारा मिलती है? एटीपी के द्वारा मिलती है। एटीपी पर एटीपीएज एंजाइम काम करता है और एटीपी को तोड़ देता है एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हमें एनर्जी एक्चुअली जो मिलती है ना, वो एक जो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो अलग हुआ होता है उसी के माध्यम से हमको मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एटीपी के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। यही निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन में बेसिक जो बहुत एक की कैरेक्टर है, जो ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो ऐसे आपके वसीय अम्ल जिनका आणविक भार बहुत ज्यादा है, उनका तो कैसे होगा? सक्रिय परिवहन माध्यम के द्वारा होगा। और कम आणविक भार वाले वसीय अम्लों का अग्रयोजनी शिरा के माध्यम से होता है। अग्रयोजनी शिरा कहाँ होगी? आंत में। भाई हम आंत में पढ़ रहे हैं ना, तो आंत की जो अग्रयोजनी शिरा होती है उसके माध्यम से कम आणविक भार वाले वसीय अम्लों का अवशोषण हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए इसे। हाँ जी, एक्चुअली नहीं, वसीय अम्ल को है ना हम अवशोषण जो है वो आणविक भार के आधार पर करते हैं हम। ठीक है ना, जो कम आणविक भार वाले होते हैं उनका अवशोषण अलग तरीके से होगा और अधिक आणविक भार वाले वसीय अम्लों का अवशोषण दूसरे तरीके से होगा। ठीक है ना, हो गया। यहाँ पूरा लिख लिएगा, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। ठीक है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, पाचन तो सभी चीज का हो चुका है, अब हम लोगों को डायरेक्ट क्या पढ़ना है? अवशोषण। ठीक है, देखिए देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो किस किस के रूप में होता है? ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज शर्करा या पेंटोज, ठीक है, आप डायरेक्ट पेंटोज लिखिएगा, ठीक है, बाकी और भी आधारों पर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आदि लिख देती हूँ। अब क्लास ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो आपका फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज और पेंटोज, इन दोनों का तो अवशोषण होता है निष्क्रिय परिवहन माध्यम से। समझ में आया? निष्क्रिय परिवहन माध्यम से किस चीज का आपका अवशोषण होगा? फ्रक्टोज का और पेंटोज का। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज, इन दोनों का अवशोषण होता है सक्रिय परिवहन माध्यम से, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब इनका होगा कैसे? लिखिए ऐसे, ड्रॉ कीजिए। हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण ही बताया जाएगा पूरा। तो क्या
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एटीपी है। मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ये तो समझाया जाएगा, है ना। क्या चीज, क्या चीज? अरे कुछ तो बताओ, ये उंगली से मैं क्या समझू। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, हाँ, ल्यूमेन माने होता है गुहा, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, जो आंतरिक गुहा होगी ना वो। हर एक सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, ठीक है ना, सटी हुई तो रहती नहीं है, तो जो स्पेस होता है उसको हम लोग जनरली इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हो गया, गुड। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ हम लोगों ने एक चीज तो देख ली कि आपका कार्बोहाइड्रेट का जो आपका अवशोषण होता है वो दो तरीके से होता है, या तो सक्रिय परिवहन या फिर निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय के माध्यम से किस किस चीज का होगा, एक तो फ्रक्टोज का, दूसरा पेंटोज का, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज, मेन तो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का जो अवशोषण होगा वो किस तरीके से होता है, सक्रिय माध्यम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है इंटेस्टाइनल न्यूमेन, ठीक। सेकेंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरफ क्या होती है, सेल। आप लोग जानते हैं हम कोई भी सेल बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, जो आप कहना चाहें, ठीक है ना। इसके बाहर यहाँ पर क्या मौजूद है, आपका इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। इतनी बात क्लियर है अब, ठीक है। यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका ग्लूकोज का पाचन हो गया, ठीक है ना। पाचन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। पाचन हो गया ग्लूकोज का। अब मैंने बताया है ग्लूकोज का अवशोषण होता है सक्रिय के माध्यम से, ठीक है, सक्रिय परिवहन के माध्यम से। कैसे होगा, सक्रिय परिवहन के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, ऊर्जा की, है ना। ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो ऊर्जा हमें मिलती है एटीपी से। ये एटीपी एंजाइम पर, एटीपी पर एटीपीएज एंजाइम काम करता है और इस एटीपी को तोड़ देता है किसमें, एडीपी, और एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट। समझ में आया। तो इस फॉस्फेट की वजह से हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, ठीक। दूसरी खास बात, सक्रिय परिवहन हमारा नॉर्मल नहीं हो सकता, डिफ्यूजन मेथड थोड़ी, जो हाईली कंसंट्रेशन, मतलब उच्च आपके कंसंट्रेशन से सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक वाहक की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वाहक क्या काम करता है, जो आपका यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपके क्या मौजूद होंगे, Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम आयन, ठीक है। उन सोडियम आयंस को कहाँ लेके जाएगा, आपके ल्यूमेन की तरफ, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की तरफ, ठीक। यहाँ पर वाहक का काम क्या होता है, किसी भी अणु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और खुद बाद में फ्री हो जाना। ये मैंने एग्जाम्पल पहले भी सेट किया था, ट्रक के थ्रू किया था ना। अब यहाँ से सोडियम आयन तो इसने बाहर भेज दिया इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ठीक। वहां पर क्या चीज मौजूद होगा, ग्लूकोज का पाचन हुआ था तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होने की वजह से वही वाहक क्या काम करेगा, उस ग्लूकोज के अणु को कहाँ लेकर आएगा, इस कोशिका के अंदर, ठीक है। और फिर कोशिका के अंदर इस ग्लूकोज का क्या होता है, अब ये कोशिका के अंदर तो पहुंच गया ना, ये क्या होगा इसका, इसके अंदर, कोशिका के अंदर अवशोषण तो हो गया, अवशोषण तो यही हो गया ना, पहुंच गया मतलब अवशोषण हो गया कोशिका के। फिर इस ग्लूकोज का क्या होता है अंदर, किस किस मेथड के थ्रू, किस विधि, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ाई। ग्लाइकोलिसिस में किसकी जरूरत होती थी, ग्लूकोज के एक अणु से हमारे एटीपी बनते थे, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते थे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अंदर जाके ग्लूकोज का फिर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। ये हालांकि यहाँ पाचन से रिलेटेड नहीं है, बट आपको फिजियोलॉजी एक का दूसरे से जोड़ना जरूरी है। नहीं जोड़ोगे ना तो फिजियोलॉजी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। यहाँ तो आपने जस्ट एक अवशोषण करा दिया, इसका अवशोषण होने के बाद क्या काम आया, हमारा ग्लूकोज का अवशोषण कर लिया, तो फिर काम क्या आया, हमें पता तो होना चाहिए कि इस ग्लूकोज का हुआ क्या हमारी कोशिका के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर है, ठीक है।
तो इस तरह से आपके ग्लूकोज का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रोटीन का अवशोषण। अच्छा क्लास, अगर हम लोग बात करें प्रोटीन के अवशोषण के बारे में, ठीक, लिख बाद में लेना, प्रॉपर टाइम दे देती हूँ मैं लिखने के लिए। प्रोटीन बनती किससे है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनती है? अमीनो अम्ल से। या मैं ये कहूं कि प्रोटीन का पाचन जो है वो अमीनो अम्ल के रूप में होता है, तो कुछ गलत नहीं होगा, बात सही है ना? प्रोटीन का पाचन किसमें हो जाता है? अमीनो अम्ल में ही होता है, ठीक है ना? तो ये अमीनो अम्ल जो होता है ना क्लास, याद रखिएगा, इसका अवशोषण जो है वो आंत्र की अग्रयोजनी शिरा के माध्यम से होता है। किससे होता है? अग्रयोजनी शिरा के माध्यम से, एंटीरियर मेसेंट्रिक वेन से होगा अवशोषण, ठीक है। दूसरी खास बात, अमीनो अम्ल का अवशोषण एकदम साधारण तरीके से नहीं होता। इसका जो अवशोषण होगा ना, वो इसके, आपने वो पढ़े आइसोमेर, प्रकाशीय आइसोमेर बताए जाते हैं, समावयवी, है ना? समावयवी पढ़े हैं, वो आईने वाली चीजें जो होती हैं, ठीक है ना, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो समावयवी होते हैं। आपके जो अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का पाचन जो होगा, ठीक है ना, वो समावयवी होता है, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है? अवशोषण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल जो है वो दो प्रकार के हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है एल अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, ठीक। दूसरा होता है डी अमीनो अम्ल। कोई दिक्कत? क्लियर होगा? जो हमारा एल अमीनो एसिड होता है, ठीक है, इसका अवशोषण होता है सक्रिय परिवहन के माध्यम से। किसके माध्यम से? सक्रिय परिवहन के माध्यम से। और डी अमीनो एसिड का होता है निष्क्रिय परिवहन माध्यम से। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल का जो अवशोषण हो रहा है अग्रयोजनी शिरा में भी, वो भी किसके आधार पर हो रहा है? समावयवियों के आधार पर, ठीक है। एक होता है आप लोगों का लेफ्ट और राइट, जानते हैं ना? एल्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? आपका लेफ्ट साइड, और डी आपके राइट साइड की तरफ शो करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एल अमीनो एसिड का अवशोषण किसके माध्यम से हो रहा है? सक्रिय परिवहन, और डी का निष्क्रिय परिवहन के माध्यम से, लेकिन होगा आपका अग्रयोजनी शिरा के माध्यम। कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट लिखिए इसे, फिर रफ करते हैं। किसी में भी लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसे समझ नहीं आ रहा है ये पाचन की फिजियोलॉजी? सबको समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? बंद क्यों कर दी? अच्छा, पानी तेज कर तो जाओ। हो गया? गुड। लिख लिया ना ये सब? यहाँ पर आपके जो भोज्य पदार्थ होते हैं जनरली, जो बेसिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका अवशोषण हमने करा दिया। अब हम लोग बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट है शायद, है ना? जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण जो है वो ज्यादातर किसमें हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, ठीक है ना? मैक्स टू मैक्स जल का अवशोषण होता है, वो भी किस विधि से होगा? दैट इज अ
ऑस्मोटिक विधि जानते हैं आप लोग? ऑस्मोटिक मेथड नहीं जानते हैं? परासरण विधि, बिल्कुल सही बात। परासरण विधि के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। मेन है आपके में विटामिन का अवशोषण। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन 2 टाइप्स के हमको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में कौन कौन से होते हैं? जल में कौन कौन से होते हैं? एडीई के। एडीई के किस में होते हैं घुलनशील? जल में या वसा में? जल में सिर्फ और सिर्फ 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, दैट इज बी एंड सी। समझ में आया? और बी भी कैसा होता है? बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 जानते हैं ना? ठीक। अब हम लोग बात करें वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन ए डी ई के। ठीक है, इस चीज को रट लीजिएगा थोड़ा। दूसरी खास बात, अगर हम लोग बात करें जल में घुलनशील के बारे में, हाँ, तो इस तरह के जो आपके विटामिन होते हैं, ठीक है ना, उनका आपका नॉर्मली विसरण विधि के द्वारा क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। लेकिन इसको मैं रफ कर देती हूँ, फिलहाल इसको लिख लीजिए आप, मैं रफ करती हूँ। देखिए, लिख लिया? देखिए क्लास, जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके वसा में घुलनशील के बारे में, तो उनका अवशोषण तो हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन मेथड से, विसरण विधि से। विसरण विधि क्या होती है? कौन बताएगा मुझे विसरण विधि के बारे में? मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था। क्या होती है विसरण विधि? सिंपल डिफ्यूजन मेथड क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन, हाँ बताए। हाँ हाँ बताओ बताओ। बिल्कुल सही बात है। आप लोग इसको रट लीजिए क्लास, ये आप लोगों के ना सिर्फ फिजियोलॉजी में काम आएगा, बल्कि आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें बहुत काम आने वाला है। ये जो आपकी विसरण विधि होती है, ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को रट लीजिएगा। मेन है मेरा जल में घुलनशील विटामिन का अवशोषण किस चीज के माध्यम से होता है। ठीक है, हालांकि 2 प्रकार के आपके विटामिन है ये, ठीक है, बी और सी, जो जल में घुलनशील होते हैं। इसमें से दोनों का ही विसरण विधि से तो होगा, लेकिन जो आपका बी कॉम्प्लेक्स में से B12 होता है, ठीक है, B12 विटामिन का अवशोषण ये बहुत स्पेशल तरीके से होता है। कैसे होगा आप ध्यान दीजिएगा। जब मैंने आप लोगों को गैस्ट्रिक जूस वगैरह पढ़ा रही थी पाचन में, तो मैंने वहां पर आपको एक कारक बताया था, जिसे कहा था, यहाँ लिख देती हूँ, इंट्रिंसिक कारक बताया था। इंट्रिंसिक कारक बताया था आप लोगों को। इसको मैंने एक टर्म और दिया था, दैट इज अ कैसल कारक बताया था। इसको मैंने एक टर्म और दिया था, B12 कारक बताया था। मैंने इस एक कारक को 3 नामों से नवाजा था उस दौरान। ठीक है, और ये कहा था, अभी तो आप जस्ट इसको थोड़ा सा ही समझ लीजिए, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर यहाँ करना है आपको स्टडी। B12 कारक जो है ना, क्यों कहा था इसको, इसीलिए कहा था, इसका मेन फंक्शन मैंने क्या बताया था, ये B12 को अवशोषण करने में काम करता है, यही बताया था। अब इसका अवशोषण कैसे होता है याद रखिएगा। B12 विटामिन जो होता है, ठीक है ना, इसमें ये इंट्रिंसिक कारक जो है एक वाहक की तरह काम करता है। किसकी तरह? वाहक की तरह। जैसे आपने कुछ भी खाया, उसमें विटामिन B12 जो होगा, ठीक है, उसको छोटी आंत की तरफ कौन लेकर जाएगा? इंट्रिंसिक कारक, ठीक है, लेकर गया इसको इंट्रिंसिक कारक, यहाँ से B12 को वहां पर अवशोषण करा दिया और इंट्रिंसिक कारक फिर फ्री होकर फिर दोबारा अपनी जगह पर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर इंट्रिंसिक कारक जो होते हैं ये एक वाहक के रूप में काम करेंगे और आपके विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करते हैं। क्लियर है? ये चीज मैंने वहां भी लिखवाई थी, ठीक है। इसको अब लिख लीजिए, लिखिए इसे। हो गया? गुड। विष्ठा का संगठन, ठीक है ना, मतलब जो आपका एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, यहाँ हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो जो विष्ठा का रंग होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? अभी तक आवाज नहीं आई, आप लोग पढ़ चुके हैं इसीलिए बोल रही हूँ मैं। स्टर्कोबिलिन की वजह से विष्ठा का रंग भूरा होता है, ये मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही बताया है, बताया था, यस और नो? बकायदा डायग्राम भी बने हैं उस चीज के, नहीं बने? मैंने जब आप लोगों को बाइल पिगमेंट बताया था, लवण, एक तो लवण और एक वर्णक, है ना, तो वर्णक मैंने दो प्रकार के बताए थे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन, ठीक है। तो यहाँ पे बिलीरुबिन जो था उस पर बैक्टीरिया काम करते थे और क्या बना लेते थे, कुछ तो बोलो, बिलीरुबिनोजन, बिलीरुबिनोजन पर फिर सेम बैक्टीरिया काम करता था और बदल देता था किसमें, स्टर्कोबिलिनोजन में। स्टर्कोबिलिनोजन का फिर होता था ऑक्सीकरण और बदल देता था यूरोक्रोम और आपका स्टर्कोबिलिन में। स्टर्कोबिलिन का मैंने काम ये बताया था जिसकी वजह से विष्ठा का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और स्टर्कोबिलिन की कुछ मात्रा वृक्क की तरफ, किडनी की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी यूरिन का कलर ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, बताया था उस दौरान, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विष्ठा के बारे में, तो विष्ठा का रंग जो है वो स्टर्कोबिलिन की वजह से मिलता है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, विष्ठा का रंग भूरा क्यों होता है, स्टर्को विष्ठा मैं साफ साफ लिख देती हूँ, ठीक है, अब ठीक है। अगर हम लोग बात करें गंध के बारे में, ठीक है, तो हमें जो एक बहुत अजीब सी ओडोर आती है, वो आती है हमें किसकी वजह से, इंडोल
स्केटोल व ट्रिप्टोफैन की वजह से। ठीक है, ये 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये अब क्वेश्चन आता है रासायनिक पदार्थ बनते कैसे हैं। तो जो हमारी बॉडी में एमिनो एसिड होता है, ठीक है, उस पर कुछ जीवाणु काम कर लेते हैं। ठीक है, जीवाणु किस पर काम करते हैं? एमिनो एसिड पर, और एमिनो एसिड पर काम करने की वजह से इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफैन नाम के रासायनिक पदार्थ बनते हैं, जिसकी वजह से विष्ठा में से एक बहुत अजीब सी गंध आती है। क्लियर है? आज आप लोगों का यहाँ पर कार्य की कंप्लीट होती है पाचन की। ठीक है, कोई परेशानी समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को ना? क्लियर है पाचन? अब क्लास घर जाकर पढ़ लीजिएगा, कोई परेशानी आती है तो कल पूछ लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।